हाय एवरीवन, दिस इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है जितने भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स जो भी एक्सपेक्टेड हैं उनके लिए, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी की केयर को लेके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं हमारे मन में। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है जो 5 साल का है, बेटी है जो अभी 2 साल की है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। अगर किसी वीडियो में आपको भी लगे कि आप किसी टॉपिक पे ऐड ऑन करना चाहते हो या आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से कुछ डिफरेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई वुड लव टू रीड ऑल द कमेंट्स, क्योंकि इसी तरीके से हम पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस जर्नी जो है पेरेंटहुड की शेयर करते हुए ही अपने जो कम्युनिटी है पेरेंट्स की वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है हाइजीन मेंटेन करना। सो न्यूबॉर्न्स बेबी के साथ हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो हॉस्पिटल में, घर में जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो विज़िट करना स्टार्ट कर देते हैं और आते ही सबको बच्चे को खिलाना होता है, उसको गोद में उठाना होता है। तो प्लीज़ इंश्योर कि आपके जो हैंड्स हैं वो वॉश्ड हों या फिर सैनिटाइज्ड हों, बिकॉज न्यूबॉर्न्स बेबी की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक होती है, तो उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो है बच्चे को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। कैसे भी बच्चे को गोद में नहीं उठाना है, रफली उसे हैंडल नहीं करना है, बच्चे को शेक नहीं करना है। जब तक 3-4 मंथ्स तक बेबी अपना हेड और नेक खुद से संभालने ना लग जाए, आपको उसके हेड और नेक को सपोर्ट देना है। जब भी आप बच्चे को कैरी कर रहे हो, आपकी जो पोजीशन है वो कुछ इस टाइप में होनी चाहिए, अपराइट पोजीशन में। बच्चे का जो हेड और नेक है वो आपके एल्बो तरफ आना चाहिए और जो उसका ये जो आपका हाथ है वो बॉटम के साइड और ये जो हैंड है वो उसको सपोर्ट देने के लिए यूज़ होना चाहिए। तो इस तरीके ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन डी ड्रॉप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सो विटामिन डी ड्रॉप्स बहुत ही एसेंशियल हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो तो डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं स्पेशली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो विटामिन डी है इज़ नॉट दैट इनफ। सो एक सप्लीमेंट आपको जो है डॉक्टर लिखते हैं तो वो आपको बच्चे को देना है 1 ईयर तक। तो वैसे उसका जो डोज़ है वो 0.5 ml के आसपास होता है, दिन में एक बार देना होता है। बट बेटर है आप अपने डॉक्टर से, पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करके ही वो मेडिसिन लें। फोर्थ जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है बेबी की मसाज। बेबी की मसाज को लेके काफ़ी सारे लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम अभी बहुत सेंसिटिव है बेबी, उसको कैसे हम मसाज दें या बहुत उसको रैशेस नहीं आ जाए। तो बेबी मसाज जो है मैं बता दूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेबी को बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है जब आप मसाज देते हो। उसके मसल्स के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो है, उसके डेवलपमेंट के लिए मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑयल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है ऑयल्स पे कि उससे रैशेस हो जाएंगे या एलर्जी हो जाएगी तो आप अपने पेडिट्रिशियन से आप प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। मेरी आप माने तो कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट है, उससे कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मसाज देना बेबी को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि आप जब भी बेबी को मसाज दोगे तो वो 3-4 घंटा आराम से बच्चा जो है कामली सोता है, बिकॉज न्यूबॉर्न्स बेबी के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो काफ़ी टायरिंग हो जाती हैं, जैसे कि उनका हाथ पटकना, पैर पटकना। थोड़े देर भी अगर वो ज़्यादा देर जग जाते हैं तो वो भी उनके लिए काफ़ी टायरिंग है। तो आप बेबी को मसाज देते हो तो वो आराम से जो है सो पाते हैं। स्लीप बेबी की वो भी कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी उनके डेवलपमेंट का एक पार्ट है अर्ली डेज। मसाज के बाद आपको बेबी को बाथिंग देना है कि नहीं, इसको लेके भी बहुत लोग जो है वो डाउट में रहते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं जब न्यूबॉर्न्स बेबी से अम्बिलिकल जो कॉर्ड जो है वो अटैच्ड होती है, तो जब तक वो कॉर्ड अटैच्ड है तो आपको बेबी को मसाज के बाद सिर्फ स्पंज बाथ देना है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसे गीला नहीं होने देना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम घी डाल दें, ऑयल डाल दें, कोई ऑइंटमेंट लगा दें, आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना हो सके वो एरिया आपको ड्राई रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड खुद ब खुद डिटैच हो जाएगी। किसी की 1 वीक में होती है, किसी की 10 या 15 डेज
प्लेस पे, तो वो बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड डिटैच होती है उसके बाद आप बेबी को डेली बाथ दे सकते हैं, और बाथ देने के लिए आप छोटा सा टब यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। स्टार्टिंग डेज़ में जनरली कोई भी मेड आप रखते हो जो उसको बाथिंग देती है, बट आफ्टर दैट जब अगर आप खुद कर रहे हो, मैं कहूँगी आप खुद प्रिफर करो करना, क्योंकि उससे आपकी बॉन्डिंग भी बेबी के साथ ना वो टाइम जो है वो बहुत काफ़ी अच्छा होता है, बॉन्डिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो खुद देना हो तो मैं यूज़ करती मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए यूज़ किया है बाथर, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम टीयर डक्ट और आई क्लीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चों की आई कैसे क्लीन करनी है। और ये जो टीयर डक्ट की प्रॉब्लम है वो सब में नहीं होती है। जैसे मेरे फर्स्ट बेबी में मुझे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, जबकि माही के टाइम मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिली, तो वहाँ मैं खुद भी डर गई थी कि इसको क्या हो गया है, आई इन्फेक्शन हो गया है कि क्या प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली वो आई इन्फेक्शन नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ ब्लॉक टीयर डक्ट। आपने देखा होगा जब न्यूबॉर्न्स बेबी जो है जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड टीयर डक्ट के कारण ऐसा होता है। तो न्यूबॉर्न्स बेबी जिनमें ये पाया जाता है, आपने देखा होगा कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस, ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो है वो बेबी के आइज़ के आसपास जो है वो जम जाता है, और जब भी बेबी सोकर उठता है तो कई बार उसकी आंखें जो है वो चिपकी हुई होती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको अच्छे से हैंड वॉश करने हैं अपने, आपको ये वाली फिंगर है वो लेनी है और बेबी के आई और नोज़ के बीच में इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है और फिर नीचे ले जाना है। अगेन सर्कुलर मोशन में घुमाना है और इसको नीचे ले जाना है। तो ये आपको दिन में 3-4 बार करना है। अच्छा, आई क्लीनिंग अब बच्चे की कैसे करना है? तो आई क्लीन करने के लिए आपको जो वाटर है वो बॉईल करना है। कोई भी चीज़ आप कोई पानी अगर आप यूज़ कर रहे हो बच्चों के लिए तो हमेशा आप बॉईल यूज़ करो, सबसे बेटर होता है वो, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो आपने वाटर बॉईल करके रख लिया, उसे ठंडा कर लिया, आपने एक कॉटन लिया और उसमें डिप किया और बच्चे की आइज़ को जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आपको क्लीन करना है। तो एक आई के लिए एक कॉटन बॉल यूज़ करना है, दूसरी आई के लिए दूसरा कॉटन बॉल यूज़ करना है, अदरवाइज़ एक आँख से दूसरी आँख के इन्फेक्शन जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गई आई क्लीनिंग। अब बात करते हैं नेल केयर कैसे करनी है। तो न्यूबॉर्न्स बेबी के जो नेल्स होते हैं वो बर्थ से ही काफ़ी बड़े हुए होते हैं, तो हर 2 दिन में आपको उनके जो नेल्स हैं वो कट करने होते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार न्यूबॉर्न्स बेबी खुद को ही हार्म कर लेते हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ देखा है कि ब्रेस्ट फीड करते करते उन्होंने बहुत बार अपने आप को स्क्रैचेस कर लिए हैं। लोग जो है वो मिटन्स पहनाते हैं, दैट इज़ गुड, कभी कभार के लिए ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम अगर आप बच्चे को जितना फ्री रखोगे ना उतनी जल्दी उनके हाथ पैर जो है वो खुलेंगे। सो बेबी नेल कटर आता है और सिज़र भी आती है, आप वो यूज़ कर सकते हो और इजीली उससे जो है नेल्स आप कट कर सकते हो। और मैं बोलूँगी कि बच्चा जब सोता है तब आप उसके नेल्स कट करो, तो क्या है वो हिलना डुलना नहीं होता, तो आपको वो डर नहीं लगेगा कि बेबी को कट लग जाएगा। ओके, सो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, वो है ब्रेस्ट फीडिंग और बर्पिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ऑन डिमांड करानी है आपको। ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम लैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेबी की, आपकी खुद की पोजीशन भी जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए बेबी के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आपको भी बैकबोन पेन या फिर वो बाद में क्या होता है कमर दर्द और ये सब काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी पोजीशन रखें जो दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। अच्छा, अब ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद आपको बर्प दिलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ क्या होता है बच्चा बहुत, अगर आप उसे सीधे लेटा देंगे तो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा और होता क्या है कि नाक से और मुंह से दूध आ जाने का बहुत बड़ा रिस्क होता है और ब्लॉकेज होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आने देना है, तो बर्प दिलाना इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक ब्रेस्ट से फीड कराओ, फिर भी एक बार बर्प के लिए ट्राई करो और फिर आप दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट करो, तब आप ब्रेस्ट फीड कराओ और फिर आप इकट्ठा बर्प दिलाने का ट्राई करो। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के पहले भी एक बार बर्प लेते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि बर्प ना भी आए तो उसमें आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस 15-20 मिनट्स जो है आराम से आप टिल्ट होके बैठ जाओ पीछे, बेबी
बेबी को भी है, शोल्डर पे ले लो आराम से और उसके पीछे बैक पे आपको पैट करना है धीरे धीरे 15-20 मिनट्स। तो अगर बर्प नहीं भी आता है तो भी जो मिल्क है वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो एटलीस्ट आपको इसका डर नहीं रहेगा कि जो मिल्क है वो नाक से और मुंह से बाहर आ जाएगा। तो आइए अब डायपर केयर के बारे में जान लेते हैं। तो मैं कहूँगी इनिशियल डेज़ में आप डायपर यूज़ ना करो, बिकॉज़ 3 मंथ्स तक बेबी की जो स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें बाहर जाना है, अपॉइंटमेंट्स लेनी है और फिर थोड़ा कन्वीनियंट भी लगता है डायपर यूज़ करना। बट मैं बोलूँगी कि उसके स्टार्टिंग डेज़ में आप फिर भी आप नैपीज़ यूज़ करो। मेरे दोनों बच्चे के टाइम मैंने नैपीज़ ही यूज़ करी हैं, बहुत कम ही मैं डायपर यूज़ करती थी, स्पेशली नाइट में ज़्यादातर मैं डायपर यूज़ करती थी। अच्छा, डायपर यूज़ करने का तरीका ये है कि आप डायपर रैश क्रीम उसको यूज़ करते वक्त भी लगाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब रैशेज़ हो जाते हैं उसके बाद डायपर क्रीम जो है वो यूज़ करना चाहिए, बट काफ़ी सारी क्रीम्स हैं जो प्रिवेंशन के लिए भी होती हैं, वो लिखा होता है क्रीम पर, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो डायपर पहनाने से पहले। और अगर आपको कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी है तो आप बेस्ट है कोकोनट ऑयल यूज़ करो। मेरे तो दोनों बच्चों के टाइम मैंने कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया, कोई क्रीम नहीं यूज़ करी। तो दोनों में से आप कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो। बस डायपर जो है हर 2-3 आवर्स में आपको चेंज करना ज़रूरी है, और अगर बच्चे ने पूप किया है फिर तो आपको इमीडिएटली आपको डायपर चेंज करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए, फिर मस्टर्ड सीड्स पिलो के बारे में लोगों को डाउट होता है कि वो यूज़ करें कि नहीं करें, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो मस्टर्ड पिलो जो होते हैं, मस्टर्ड सीड्स पिलो जो होते हैं वो एक्चुअली बेसिकली वो रिड्यूस करते हैं फ्लैट हेड सिंड्रोम जो बेबीज़ में पाया जाता है। आप देखोगे जब न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं तो सबका हेड का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, किसी किसी का बिल्कुल फ्लैट होता है। तो बेसिकली ये हेड शेपिंग में आपको हेल्प करता है कि मस्टर्ड सीड्स इसलिए यूज़ करते हैं कि वो बेसिकली सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो आराम से बच्चा जो है कामली लेट सकता है, स्लीप में भी कन्वीनियंट होता है बेबी के लिए। तो मस्टर्ड सीड्स अब पिलोज़ जो हैं वो अब जो है मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं, काफ़ी ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, तो आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। बट मैंने तो जैसे दोनों बच्चों के टाइम मेरी मदर ने ही घर पे बनाया था, तो आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। तो मस्टर्ड पिलो यूज़ करना जो है वो ज़रूरी है और करना चाहिए आपको। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।